अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। डायरेक्टर के सेक्शन से कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हैं और उनके सेक्शंस डायरेक्टर के सेक्शन से लिंक होता है। फॉर एग्जांपल आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमने पढ़ना है कि डायरेक्टर पहला इलेक्ट कैसे होगा, अपॉइंट कैसे होगा, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कैसे इलेक्ट होंगे, डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसका टेन्योर क्या होगा, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, क्या कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सेक्शंस को देखेंगे तो ये एग्जैक्टली वही सेक्शंस हैं या वही चीज़ें जो कि डायरेक्टर्स के सेक्शन में थी। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी डायरेक्टर के दरमियान में से ही होके आता है। इन केस अगर डायरेक्टर के दरमियान में से वो होके नहीं आता, बाहर से एक बंदा आप हायर करके ले आते हो, फिर भी उसकी हैसियत डायरेक्टर की ही होगी और उसके ऊपर जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे डायरेक्टर्स के, वो सारे के सारे अप्लाई होंगे। आए आज के क्लास में हम बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं कि हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रिलेटेड क्या क्या सेक्शंस अप्लाई होते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 186। और 186 में सबसे पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है। देखें, Chief executive in relation to a company means an individual who is subject to control and the directions of the board. Control and the direction of the board is entrusted with whole or substantially whole of the power of the management of the affairs of the company and includes a director or any other person. ये बड़ा important, includes a director or any other person occupying the position of a chief executive by whatever name called एंड वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज। देखें, बैंकों का अगर आप ऑडिट करेंगे ना, वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। प्रेसिडेंट जो बैंक का प्रेसिडेंट होगा, सही है, तो वो भी डायरेक्टर्स में से ही होके आता है और वो दिन रात जो है ना वो कंपनीज के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा होता है, सही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सबसे खास बात क्या है, वो पूरे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज कर रहा होता है। वो सुबह से लेकर रात तक बैठा हुआ होता है और वो ये असेस कर रहा होता है कि हाँ यार, यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, हम इस सब्सिडी को एक्वायर कर सकते हैं। फिर ये सारे मैटर्स लेके किसके पास जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेके जाता है और फिर उनसे रेजोल्यूशन पास करवा रहा होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव चाहे डायरेक्टर्स में से हो या डायरेक्टर के अलावा कोई हो, वो आपका डीम टू बी डायरेक्टर ही कहलाएगा और उसके ऊपर सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अप्लाई होंगे। आए आज की क्लास में देखते हैं कि पहला चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे अपॉइंट होगा। जिस तरीके से पहले डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पढ़ा था, वैसे आज हमने ये पढ़ना है कि पहला हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे अपॉइंट होगा। एवरी कंपनी, सही है, शैल हैव अ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 187। तो अभी हम सेक्शन 186 पढ़ रहे हैं। 186 आपसे फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करेगा और जो 187 है वो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करेगा। आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा तो सेक्शन 186 अप्लाई हो जाएगा आपके ऊपर, सेक्शन 186 अप्लाई हो जाएगा। और अगर सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है तो सेक्शन 187 आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, द नेम ऑफ द फर्स्ट, अब फर्स्ट की बात चल रही, सही है। The name of the first chief executive shall be determined by the subscriber of the memorandum and his particulars specified under section 197 shall be submitted along with the document for the incorporation of the company। तो जब इनकॉर्पोरेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे तो आपने जो नेम ऑफ द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम डिटरमाइन करेंगे। ये वही चीज़ है जिस तरह डायरेक्टर के लिए भी इन्हीं के ऊपर सेक्शन अप्लाई होता था। ये लोग ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, ऑफिसर का नाम रजिस्ट्रार को बताएंगे जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे होंगे। ये फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की है, इलेक्शन नहीं होगा, अपॉइंट होगा। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्म 29 है इसका, कंपनी जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रेगुलेशन का, जिसके अंदर ये पूरा बताया हुआ है कि जी अगर आपने चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट करवानी है तो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी है। अच्छा सर, अपॉइंट तो हो गया, कब रिजाइन करेगा, इसकी टेन्योर की। द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव शैल अनलेस अर्लियर रिजाइन और अदरवाइज सीजेस टू होल्ड ऑफिस। ये वर्ड आपको याद आ रहा है, सीजेस टू, ये डायरेक्टर में भी था, ये चीफ एग्जीक्यूटिव में भी है, बिकॉज लय एकदम सेम है, सही है। द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव शैल अनलेस ही अर्लियर रिजाइन और अदरवाइज सीजेस टू होल्ड ऑफिस होल्ड द ऑफिस अप टू फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। याद आ रहा है डायरेक्टर का भी जो डायरेक्टर था, फर्स्ट एजीएम, एग्जैक्टली सेम। Or if a shorter period is fixed by the subscriber at the time of his appointment for such period। तो there is a possibility कि अगर वो देखता है लॉ की रिक्वायरमेंट है यार कि चीफ एग्जीक्यूटिव नाम आपने बताना है और मैं तो बाहर से बंदा लेके आना चाह रहा हूँ, उसको 3-4 महीने लग जाएंगे, तो ठीक है यार अभी फिलहाल मैं 3 महीने के लिए इस बंदे को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना देता हूँ। तो अगर शॉर्टन टाइम पीरियड के लिए शॉर्टर, अगर शॉर्टन टाइम पीरियड आपने एक्सप्लेन नहीं करा हुआ तो वो जो आपकी ऑफिस होल्ड करेगा वो एजीएम तक करेगा। अच्छा,
इसी तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में गवर्नमेंट के कुछ सेक्शन है, लास्ट क्लास में हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी पढ़ लिया था। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन द गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू नॉमिनेट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी के इसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट होती वो है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास 51% उससे ज़्यादा होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट अपना बंदा मुंतखब कर सकती है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये कंपनी के ऑपरेशंस को चलाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं सेक्शन 187 की तरफ। और अगर हम सेक्शन 187 देखें तो यहां पे वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। सही है, विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर याद है 159 के तहत, फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 159, और दोनों सिनेरियो कवर कर रहा है, और द ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉलिंग वैकेंट। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की डेजिग्नेशन में या पोजीशन में कोई कैजुअल वैकेंसी भी अराइज हो जाती है तो 14 दिन के अंदर, या जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हुए सेक्शन 159 के तहत तो उसके 14 दिन के अंदर, बाय द बोर्ड शेल अपॉइंट एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन इलेक्टेड डायरेक्टर to be the chief executive, but such appointment shall not be for a period exceeding 3 years from the date of appointment। ये समझने की कोशिश करिएगा, ये 3 साल की लॉजिक क्या है। 3 साल की लॉजिक ये है कि जब सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के 14 दिन में मुंतखब हो रहा होगा, तो फिर इसका मतलब है जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर इलेक्ट हुए थे उनका टेन्योर 3 साल है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 साल या उससे कम बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब है जब बोर्ड की इलेक्शन होगी, लेट से बोर्ड की इलेक्शन होती है 1 तारीख को, तो 14 दिन के अंदर 14 तारीख तक आपने चीफ एग्जीक्यूटिव या तो इलेक्टेड डायरेक्टर में से ही या फिर आप कोई और बंदे को लेके आ जाए, लेकिन उसका जो टेन्योर होगा वो 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। 3 साल की लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा अगर कैजुअल वैकेंसी है तो वो भी 14 दिन में पूरी करनी, लेकिन 14 दिन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर का नहीं, 14 दिन विद इन कैजुअल वैकेंसी। प्रोवाइडेड दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड अगेंस्ट अ कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स इलेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन अपॉइंट अ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब है कि जी जो उस डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को टेन्योर होगा ये वहीं तक रहेगा जहां इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होंगे, उसके 14 दिन बाद या तो वो रीअपॉइंट हो सकता है या किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है। In other words, he will hold the office for the remainder of the term, same concept as casual vacancy in the case of director। अच्छा सर 3 साल है, 3 साल खत्म हो गए। अब on the expiry of his term of office under section 186 or subsection 1 of this section, the chief executive shall be eligible for reappointment। तो चाहे आप first chief executive हो या subsequent chief executive हो, आप reappointment के लिए eligible होते हैं। The chief executive retiring under section 186 और दिस सेक्शन 186 के तहत जब रिटायर है फर्स्ट, और दिस सेक्शन जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है, शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म हिज फंक्शन until his successor is appointed unless non-appointment of his successor is due to any fault on his part or his office is expressly terminated। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो उसका टेन्योर है ये उस वक्त तक रहेगा, और जब वो उस वक्त तक रहेगा तो ये मेक श्योर करेगा कि जब तक अगला चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आ जाता वो अपने फंक्शंस को कंटिन्यू करता रहेगा और वो उस चीज़ पर जद्दोजहद करता रहेगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो जाए, अनलेस उसको फारिग कर दिया गया है। जब उसको फारिग कर दिया गया तो जाहिर सी बात है वो कंपनी का पार्ट ही नहीं है, या फिर उसी की वजह से अगला चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं हो पा रहा, तो अब आप उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने डायरेक्टर्स में पढ़ा था। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास गवर्नमेंट से रिलेटेड भी सेक्शन है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, द गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू नॉमिनेट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी वेयर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी अगर हम देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। THK एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड SECP ने इसको शो कॉज नोटिस इशू करा था, और शो कॉज नोटिस अगर आप देखें तो वो ये है, by Mr. Masood Ahmad, चौथी लाइन में, the respondent did not take immediate measures for appointing the subsequent CEO within 14 days of the date of the office of the OEO fall vacantly contrary to the requirement of section 187 of the act, and so the office of the CEO remained vacant for 2 years and 2 months from January 2018 to March 2020 for not appointing subsequent CEO within the specified time period of 14 days। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपनी के ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज कर दी गई थी। ये हमारे पास था प्यारे बच्चों सेक्शन 187, जिसके अंदर सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी रिटायरमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातें थी।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम मूव करते हैं सेक्शन 188 की तरफ, और सेक्शन 188 हमारा है टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। देखें, save as provided in subsection 2, the terms and the condition of the appointment of a chief executive shall be determined by the board। जब elect board कर रहा है तो board determine करेगा, और the company in general meeting in accordance with the provision in the company's article। सही है, तो जो आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बोर्ड के पास राइट है कि मेंबर्स के पास राइट है, उस हिसाब से आप उसके टर्म्स डिफाइन करें। The terms and condition of the appointment of a chief executive nominated under section 186 और 187 shall be determined by the government in such manner। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो पब्लिक सेक्टर कंपनी बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। द चीफ एग्जीक्यूटिव, ये सब सेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। द चीफ एग्जीक्यूटिव shall, if he is not already a director of the company, be deemed to be its director and be entitled to all the rights and privileges and subject to all the liabilities of that office। समझने की कोशिश करेंगे क्या ना क्या चाह रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इलेक्टेड डायरेक्टर में से नहीं है, बाहर से एक बंदा अपॉइंट करके लाएं, ही शैल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और डायरेक्टर के जितने भी सेक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, सही है, वो सारे के सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर भी अप्लाई होंगे, चाहे वो डायरेक्टर हो या ना हो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं हम। टीपीएल ट्रैकर की प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और उसमें वो शेयर होल्डर के पास जा रहा है टू कंसीडर एंड अप्रूव द रेम्यूनरेशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, उसके रेम्यूनरेशन थे, इंक्रीज करने थे, तो या तो वो बोर्ड कर सकता है या कंपनी जनरल मीटिंग के पास जा सकती है। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। अब तक जो हम पढ़े डायरेक्टर के सेक्शन से अलाइंड है। थोड़ा सा और आगे देखें, सेक्शन 189, रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। सिंपल सा सेक्शन है, बड़ा अहम सेक्शन है। नो पर्सन हु इज इनएलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 153, याद आ रहा है इनएलिजिबिलिटी, और डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 171 और 170, याद आ रहा है सीजेस टू होल्ड ऑफिस, मीटिंग अटेंड नहीं करता, और क्या कहते हैं जब वो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में एब्सेंट रहता है या लोन वगैरह ऑब्टेन कर लेता है, सारी shall be appointed or continue as the chief executive of any company। ये सुनिएगा, no person who is ineligible to be a director of a company or disqualified shall be appointed or continue as the chief। अगर मैं एक ऐसा बंदा जो कि डायरेक्टर के सेक्शन से कंप्लाई नहीं कर रहा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कंप्लाई नहीं कर रहा, उसकी रिस्ट्रिक्शन से कंप्लाई नहीं कर रहा, वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकता, वो किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नहीं बन सकता। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। याद आ रहा है सेक्शन 153 में अगर आप ब्रोकरेज बिजनेस कर रही हैं, आपके स्पाउस ब्रोकरेज बिजनेस कर रही है, तो आप इनएलिजिबल हो। तो ये एक कंपनी है, एक लीनियर पार्क। तो हमारे पास अगर हम देखें तो वो उसके पास और उसकी बेगम के पास एक ब्रोकरेज हाउस के शेयर्स मौजूद थे 9.47% और 21.88%, और जो बंदा था वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। तो क्या ये बंदा डायरेक्टर के लिए एलिजिबल है? अगर ये डायरेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है तो ये कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नहीं बन सकता। तो बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी थी, और इसमें अगर आप देखें तो इस कंपनी के ऊपर moreover a person who is ineligible to become a director cannot continue to be the chief executive of the company in terms of section 189। कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस, उसके ऊपर 1,62,750 रुपये की पेनल्टी अप्लाई करी, और चीफ सीज टू होल्ड ऑफिस हो गया ये बंदा। सही, इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस हो चुका है ये बंदा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी थी, जिसमें एससीसीपी ने कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज की थी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सेक्शन 190 की तरफ, और सेक्शन 190 को अगर हम देखें, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है? सर डायरेक्टर्स रिमूव होते थे, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है? तो इसके ऊपर हम एक सेक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किसने किया था? चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया डायरेक्टर्स ने, ठीक है, और जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किसने किया? शेयर होल्डर ने। तो अगर हम यहाँ पे सेक्शन पढ़ेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर्स भी रिमूव कर सकते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव को कंपनी भी रिमूव कर सकती है। द बोर्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। सही है, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, और द कंपनी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन में remove a chief executive before the expiration of his term of office, notwithstanding anything contained in the article or in any agreement between the company and such chief executive। अगर सीईओ के साथ आपने पिछले सेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया कि आप 3 साल के लिए सीईओ हैं, ठीक है,
1 साल बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 साल का था। नहीं, आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय not less than 3/4 of the total number of the directors for the time being। तो जो डायरेक्टर्स आपने इलेक्ट करे थे, लेट से 6 इलेक्ट करे थे, सही है, तो 6 का जो 3/4 होगा वो नंबर है। अगर इतने डायरेक्टर रेजोल्यूशन के फेवर में पास कर देते हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव हो जाएगा। और द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, तो कंपनी 3/4 से भी उसको रिमूव कर सकती है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, द गवर्नमेंट और एन अथॉरिटी और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट shall have the power to remove। तो ऊपर बात चल रही है बोर्ड की, शेयर होल्डर की, लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी केस में हमारे पास गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकता है। अच्छा जी, थोड़ी सी और एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी का देखें हम, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, उसका एक सीईओ था और यहाँ पे उसने इन्फॉर्म किया कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन सुबह 10 बजे जुम्मे को दिसंबर 14, 2008 हैव कंसीडर्ड द रिमूवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर by whatever name called as CEO था, मैनेजिंग डायरेक्टर MD/चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर on various strategic and operational issues/grounds. The board unanimously resolved as follows: after reviewing the critical downward trend of the PECO due to non-observance of the directions of PECO board, unlawful acts of MD and detailed deliberation, the board unanimously resolved to remove the present managing director Mr. Mehraj Anis from PECO board under section 191 of the Companies Act 2017 with immediate effect। तो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव प्यारे बच्चों रिमूव भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि हमारे ऊपर आती है वो आती है चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट टू एंगेज इन द बिजनेस कंपीटिंग विद द कंपनी बिजनेस। देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग सारे ऑपरेशंस को चला ही ये रहा है, सही, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, पूरे कंपनी के ऑपरेशंस को चला रहा है, मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। इसके ऊपर क्या ये कंपनी के साथ या उसकी सब्सिडरी के साथ कॉम्पीट कर सकता है? मतलब ये एक कंपनी का सीईओ भी है और कंपनी जो बिजनेस कर रही है ये बंदा भी एक अलग से एक और बिजनेस ठेला खोल के बैठा हुआ है, तो क्या ये अलाउड है? ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और indirectly engage in any business which is of the same nature and directly compete with the business carried on by the company। दो वर्ड लिखे हुए, सेम नेचर का भी होना चाहिए और डायरेक्टली कॉम्पीट भी होना चाहिए। देखें, और विच ऑफ विच ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और बाय अ सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी। इसको समझने की कोशिश करिएगा। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का एक हम एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, तो ये बाहर से एक बंदा लेके आते हैं। अच्छा, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के बिजनेस की नेचर क्या है जी? हम टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अच्छा, उसका भी एक बिजनेस है, वो भी उसका भी एक बिजनेस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि वो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता है, लेकिन वर्ड बीच में लिखा हुआ है एंड का, सही है। क्या वो डायरेक्टली मुझसे कॉम्पीट कर रहा है? समझने का, उसका जो स्कूल है वो मॉन्टेसरी स्कूल है, वो भी एजुकेशन सेक्टर में आता है। मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो सीए का इंस्टीट्यूट है, ये मेरे पास सीए बैकग्राउंड से रिलेटेड आता है या कॉमर्स से रिलेटेड आता है, तो हमारी नेचर तो सेम है, लेकिन क्या वो बिजनेस मेरे से कॉम्पीट कर रहा है? द आंसर इज नो। तो चूंकि एंड के बाद वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये अपना मॉन्टेसरी वाला बिजनेस या प्राइमरी स्कूल वाला बिजनेस कर सकता है। Explanation: a business shall be deemed to be carried on indirectly by the chief executive if the same is carried by his spouse or any of his minor children। सही है। तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अगर हम देखें तो या तो वो इटसेल्फ या उसकी बेगम या उसके छोटे छोटे बच्चे shall not engage in any business which directly compete with the business of the company या holding company। अच्छा जी, आगे बढ़े। Every person who is appointed as the chief executive of a public company shall forthwith on such appointment disclose to the company in writing the nature of such business and his interest therein। तो अगर अपॉइंटमेंट से पहले ऐसे कोई बिजनेस है और आप अपॉइंट करना चाह रहे हो, वहाँ से छोड़ना चाह रहे हो, सही है, तो फिर आपने डिस्क्लोज करना होगा अपनी अपॉइंटमेंट के दौरान। ये हमारे पास प्यारे बच्चों को सेक्शन थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, और कंपैरेटिवली बड़े आसान सेक्शन थे। 2 से 3 सेक्शन और है कि हमारे पास डायरेक्टर्स हमें समझ आ गया, हमें चीफ एग्जीक्यूटिव समझ आ गया। 2-3 सेक्शन ये हैं कि लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन कौन होगा, शेयर रजिस्ट्रार की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो 2-2 लाइन के सेक्शन है, उसको जल्दी से हम देख लेते हैं कि चेयरमैन इन अ लिस्टेड कंपनी को अगर मैं देखूं तो हर लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन का होना लाजमी है। द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। तो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, चेयरमैन भी करेगा। अपॉइंट्स अ चेयरमैन
फ्रॉम अमंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या था हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, हु शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years unless he earlier resigns, become ineligible or disqualified under any provision of this act or removed by the director. The board shall clearly define the respective roles and responsibilities of the chairman and the chief executive, provided that the commission may specify the class of company for which the chairman chief executive shall not be the same individual. The chairman shall be responsible for the leadership of the board and ensure that the board plays an effective role in fulfilling its responsibility. 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सबका एक वोट है, चेयरमैन का भी एक वोट होगा, सही है। लेकिन एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि सारे मामलात को लेके चले, ठीक है। मिनट्स बने नहीं बने, आज का पहला एजेंडा ये है, दूसरा एजेंडा ये है, तो एक चीज़ लेके चले, तो इसके लिए चेयरमैन का होना बड़ा ज़रूरी है। एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चलो हम आगे जाके बुक्स ऑफ अकाउंट के जब सेक्शंस पढ़ेंगे, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेटेड अंडर सेक्शन 223 ऑफ दिस एक्ट शैल कंटेन अ रिव्यू रिपोर्ट बाय द चेयरमैन ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल प्लेड बाय द बोर्ड इन अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। जब आपको जिम्मेदारी ये लिखी गई है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना रहे होंगे तो उसमें चेयरमैन का भी एक ओवरऑल रिव्यू आता है कि चेयरमैन इस कंपनी के बारे में क्या समझता है, चेयरमैन इस कंपनी के बारे में अपने शेयर होल्डर से क्या कहना चाहता है। अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, आई हैव ऑब्जर्व दैट द कंपनी एक्नॉलेज फेलियर टू इंक्लूड द चेयरमैन्स रिव्यू रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चीज, आप चेयरमैन है कंपनी के, तो आपकी तरफ से एक रिव्यू स्टेटमेंट जानी चाहिए, आपकी तरफ से एक रिव्यू रिपोर्ट जानी चाहिए। ये नहीं हुई थी जिसकी वजह से 35,000 रुपए की पेनल्टी कंपनी के ऊपर इंपोज कर दी गई थी। इसी तरीके से हम एक और सेक्शन देखें, पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव सेक्रेटरी। डायरेक्टर भी आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव भी आ गया और हमारे पास चेयरमैन भी आ गया। एक चीज़, पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव सेक्रेटरी। कौन सा सेक्रेटरी? आप पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी possessing such qualification as may be specified, और वो चीज़ें आपको कंपनी के जनरल प्रोविजन फॉर्म्स में स्पेसिफाई कर दिए कि कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होगी। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जितने भी ये लीगल साइड के मैटर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज में कम्युनिकेट करना है, एजेंडा आइटम सर्कुलेट करना है, मिनट्स वगैरह आ गए नहीं आ गए, बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव दरमियान कम्युनिकेशन करनी है, तो एक कंपनी का सेक्रेटरी होना चाहिए जो कि इन सारे मामलों को देखे। तो हर पब्लिक कंपनी में मस्ट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी, और इसके कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो कंपनी जनरल प्रोविजन रूल्स में प्रोवाइड कर दी गई। कैफ में ये आप लोग नहीं पढ़ते, कैफ में सिलेबस का पार्ट नहीं है, सी फैप में ये सिलेबस का हमारे पास पार्ट होता है। पब्लिक कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी का होना जरूरी है, लिस्टेड कंपनी के लिए शेयर रजिस्ट्रार का होना जरूरी है। लिस्टेड कंपनी टू हैव शेयर रजिस्ट्रार। हु इज शेयर रजिस्ट्रार? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर। सही, एक इंडिपेंडेंट, every listed company shall have an independent share registrar possessing such qualification performing such function as may be specified। SECP ने आपको स्पेसिफाइड किया हुआ है शेयर रजिस्ट्रार बैलेटर में, ये ना कैफ और सीफेप में सिलेबस का पार्ट है, लेकिन सिर्फ इतना होना चाहिए कि चूंकि आप लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी शेयर्स बेतहाशा ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट हो रहे होते हैं, तो आपका एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए। ये एक हमारे पास रिक्वायरमेंट है सेक्शन 195 की। और आखिरी चीज़ जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 195, और सेक्शन 195 के बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा इंशाल्लाह, वो टारगेट ये होगा कि हमने आगे जाके कुछ ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ने, उसके बाद हमारे पास कुछ एसोसिएट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है नहीं हो सकती उसको पढ़ना है, फिर रिलेटेड पार्टी के कुछ सेक्शन है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली क्लास में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।